ये हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी नहीं है, भगवान की कहानी है। हर क्रांति के खिलाफ लोग रहे हैं, जैसे अमेरिकी क्रांति में भी। आज इज़राइल में क्रांति हो रही है और वो अपना वतन वापस ले रहा है। जेएनएस टीवी पर यहूदिया के इस बहुत ही खास मौके पर आपका फिर से स्वागत है। हम इस शो को बाहर लेकर आए हैं। हम यरूशलेम के पास माले अदुमीम के नज़दीक एन शमेश फार्म में हैं। इस हफ्ते के शो में मेरे खास मेहमान नेट वॉलर हैं, जो इज़राइल गाइज हायोविल में इम्पैक्ट के डायरेक्टर हैं। और हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। नेट, आपको यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। जॉश, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये वाकई बहुत खुशी की बात है। आप जानते हैं, मैं पिछले कुछ सालों से आपका शो काफी सुनता आ रहा हूँ। मेरा मतलब है, आप काफी समय से ऑन एयर हैं, तो धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूछकर कि इज़राइल गाइज क्या है? या शायद मुझे ये पूछना चाहिए कि इज़राइल गाइज कौन है? बिल्कुल सही, ये सब मेरे पिताजी से शुरू हुआ। हम टेनेसी में ऑर्गेनिक किसान थे। 2004 में पिताजी ने इज़राइल जाकर पहली बार बाइबल को साकार होते देखा। उन्होंने भविष्यवक्ताओं को अंगूर के बाग में देखा। बाग के मालिक ने बाइबल से पढ़ा कि अंगूर के बाग सामरिया के पहाड़ों पर लगेंगे। मेरे पिताजी ने सोचा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टेनेसी में टमाटर और आलू क्यों उगा रहा हूँ? यही से सब शुरू हुआ। हमने यहाँ आकर सेवा और खेतों में स्वयं सेवा शुरू की। यहूदिया समरिया के किसानों की मदद की। हम ग्रीन लाइन पार नहीं करते, वहां जाना खतरनाक है। हम केवल यही रहते हैं। टेल अवीव। बिल्कुल सही। तेल अवीव में बहुत खतरनाक है। मेरा मतलब है सच में। आप जानते हैं, मैं ये मजाक में कहता हूँ, लेकिन जब रॉकेट उड़ रहे थे, सच में वही देश का सबसे खतरनाक हिस्सा था। उस समय यहूदिया और सामरिया इज़राइल का सबसे सुरक्षित इलाका था। तो हमने आना शुरू किया, किसानों की मदद के लिए वॉलंटियर्स लाने लगे। और जैसे जैसे साल बीतते गए, वहां और भी ज्यादा झूठी खबरें फैलने लगी। हमने देखा कि यहूदिया और सामरिया के बसने वालों के बारे में गलत रिपोर्टिंग हो रही थी और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। इसलिए हमने तय किया कि हमें यहाँ की सच्ची कहानी बतानी चाहिए। और इसी के चलते सेवा करते हुए हमने एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसका नाम है इज़राइल गाइस। और हमने कंटेंट डालना शुरू किया, जिसमें हम कहते हैं, देखो, यही असली कहानी है, यही सच में हो रहा है, यही असल में जमीन पर हो रहा है। हम इसे जी रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं, हम इसका हिस्सा हैं। और इसलिए हमारे पास दो पहलू हैं। हम किसानों की मदद करते हैं और दुनिया को इज़राइल के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। यही हमारा मिशन और लक्ष्य है। हम निश्चित रूप से इसमें और गहराई से जाएंगे, लेकिन मैं शुरुआत खेतों से करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, हम यहाँ हैं। सुंदर दृश्य, यहूदिया का मरुस्थल। मैं इस खास खेत के बारे में जानना चाहता हूँ जहाँ हम हैं। सामान्य तौर पर खेत इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज की वास्तविकता में ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बिल्कुल। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम राजनीति को देख सकते हैं। चलिए सीधे राजनीति पर आते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है? पूरी दुनिया यहूदिया और सामरिया के खेतों के विरोध में है। इसमें कोई तर्क नहीं बनता। मतलब किसे खेतों की परवाह है ना? जैसे मैंने कभी कोई खबर नहीं देखी जो कैलिफोर्निया की अंगूर की बगीचों के बारे में बात करती हो। मैंने कभी वेनेजुएला या कहीं और के मवेशी फार्मों की कोई खबर नहीं देखी। ये खबर नहीं बनती। लेकिन किसी तरह ये फार्म पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गए हैं। ये सुर्खियां बन रहे हैं। और क्यों? इसमें कोई तर्क नहीं बनता। इन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी। उन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं। कनाडा ने अभी अभी उन किसानों में से कई पर प्रतिबंध लगाया है जिनके साथ हमने काम किया है। इन प्रतिबंधों के कारण हम सीमित लोगों की ही मदद कर सकते हैं। ये किसान भी सिर्फ 20-30 भेड़ें रखते हैं। वे परिवार के साथ पहाड़ी पर हैं और उन पर प्रतिबंध है। इसका गहरा असर होता है। उनके बैंक खाते और सब कुछ बंद हो जाता है। वे कुछ नहीं कर सकते, काम भी नहीं। लेकिन क्यों? और मुझे लगता है कि असली सवाल यही है कि यहाँ खेती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और दुनिया खेती की परवाह क्यों करती है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि आखिरकार बात बाइबल पर आकर रुकती है। यही है, यही इसकी बुनियाद है कि ये क्यों मायने रखता है। भगवान ने कहा कि इज़राइल में 5 जगहें हैं जहां भगवान ने पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब को वाचा दी थी। चाहे आप ईसाई हों या यहूदी, इससे फर्क नहीं पड़ता। यही हमारे विश्वास की नींव है। सब कुछ इन 5 स्थानों से शुरू होता है। भगवान का अब्राहम से वादा एल मोरे में हुआ। वो उन्हें 4 भागों वाला वादा देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग बनोगे। जिस जमीन पर तुम खड़े हो, वो हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे वंशजों की होगी। अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मैं उन्हें भी आशीर्वाद दूंगा। ये 4 भागों वाला वादा वो इसहाक और फिर याकूब को सौंपता है। दूसरा स्थान जहां वह यह वादा देता है, बेतेल है।
वो ये वादा फिर से यरूशलेम में देता है, फिर हेब्रोन में, और पांचवी जगह है गेरार। गेरार कहाँ है? गाजा पट्टी, यरूशलेम, यहूदा और सामरिया, हमारी चार जगहें हैं। और पांचवी जगह गेरार है। तो अगर हम इसे आधुनिक नक्शे पर देखें तो वह है पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। अब ये समझ में आने लगता है। ये पूरी जंग अब वाकई में तर्कसंगत लगने लगती है। क्या ये इस बात पर है कि परमेश्वर का वचन सत्य है या नहीं? यही इस लड़ाई का असली मुद्दा है। क्या परमेश्वर का वचन अभी सचमुच पूरा हो रहा है? क्या यहूदी लोग उस भूमि में लौट रहे हैं जिसका वादा परमेश्वर ने 3000 साल पहले किया था? क्या सचमुच यही हो रहा है? मुझे विश्वास है कि ऐसा ही है, और मैं इसे इन किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं। वे उस भूमि को फिर से प्राप्त करने आ रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, और दुनिया को यह पसंद नहीं आ रहा। अगर यह सच है तो ये चीन, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए परेशानी है कि एक परमेश्वर है और वह अपने लोगों को घर ला रहा है। मुझे लगता है यही युद्ध चल रहा है। सच में, अगर हम थोड़ा सा दूर से देखें और इसे देखें, जैसे हम उस बारे में बात कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया, लेकिन मुझे लगता है कि असल में बात यही है कि क्या परमेश्वर का वचन सच है या नहीं? क्या यही है? क्या यही है? क्या यही हमारी नींव है? क्या यही वो जगह है जहां से ये सब आता है? मुझे लगता है इसी कारण ये फार्म इतने विवादास्पद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, चाहे कारण वैचारिक, धार्मिक, बाइबल से जुड़े या ऐतिहासिक हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझाएं, खासकर उन्हें जो शायद इस बात से परिचित नहीं है कि इन फार्मों पर व्यवहारिक रूप से वास्तव में क्या होता है। ये किसान क्या कर रहे हैं? क्या ये भेड़ें पाल रहे हैं? हम यहाँ मुर्गियाँ देख रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे जिसमें आप इस फार्म पर शामिल हैं, जहाँ इमारतें, खेती और जानवर हैं। व्यवहारिक रूप में बताइए कि ये फार्म सुबह जल्दी से रात देर तक क्या करते हैं? व्यवहारिक रूप से किसान यहाँ आ रहे हैं। यह क्षेत्र ओस्लो समझौते में ABC में बांटा गया था। क्षेत्र सी, जिसे इजराइल के अधिकार क्षेत्र के तहत दिया गया है, जो इजरायली नियंत्रण में है, इजरायली सैन्य नियंत्रण में है, वे इन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। हम जिन खेतों की मदद कर रहे हैं वे सभी क्षेत्र सी में है। वहां थोड़ी राजनीति है, लेकिन ये खेत यहीं स्थापित हो रहे हैं। वे फिलिस्तीनी जमीन नहीं चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वे जिन क्षेत्रों में आ रहे हैं वे निर्धारित क्षेत्र हैं जो इजरायली नियंत्रण के लिए अनुमत है। वे यहाँ आकर खेत बनाते हैं। ये युवा परिवार हैं जिनके 2-3 छोटे बच्चे होते हैं। कुछ परिवार बड़े या उम्रदराज भी होते हैं। उनमें से कुछ किशोर हैं जो बाहर आकर ये खेत शुरू कर रहे हैं। वे लोग भेड़ गाय के साथ बसते हैं। ये खेत ऑर्गेनिक फार्म है जहां सब्जियां उगाई जाती हैं, और ठीक बगल में भेड़ों का फार्म भी है। यहाँ 2 भाई रहते हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। वे इस जमीन को संभाल रहे हैं। वे सुबह भेड़ों को चराने ले जाते, दोपहर में लौटते और शाम को फिर बाहर ले जाते हैं। साथ ही ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाते हैं। यहाँ जैविक जैतून के बाग हैं, जैविक सब्जियां उग रही हैं। उनके पास छोटे घरेलू मुर्गे मुर्गियां भी हैं। इस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं। ये सच में जमीन और पुराने तरीके की ओर लौटना है, जैसे यहूदी हजारों सालों से यहाँ रहते आए हैं, और अब वे उसी ओर लौट रहे हैं। और हम ये पूरे यहूदिया और सामरिया में देख रहे हैं, और खासकर इस फार्म पर। मैं भेड़ों के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें चराना और चरागाह में ले जाना जरूरी है। क्योंकि जब यहूदी इस जमीन पर होते हैं तो अवैध अरब निर्माण, अवैध अरब कब्जा, जमीन की अवैध जब्ती नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। पहली बात, खेतों में मौजूदगी होना जरूरी है। दूसरी बात, छोटे खेतों की बात करें तो मैं जानता हूं कि किसान और चरवाहे जब खेतों में झुंड के साथ होते हैं तो वे इलाके की आंखें और कान होते हैं। क्या वे सुरक्षा बलों को संभावित आतंकवादी हमले या अन्य खतरों के बारे में सच में सतर्क कर सकते हैं? अपने अनुभव साझा करें। क्या ये सही है? 100% ये सही है। इस फार्म के बाद आतंकवाद में काफी कमी आई। 7 अक्टूबर से पहले यहूदिया और सामरिया में 50 फार्म थे। आज यहूदिया और सामरिया में 220 से अधिक फार्म हैं, और इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। एरियल शेरॉन ने कहा था, मुझे पता है, आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, जो भी हो। एरियल शेरॉन ने कहा था कि जहां फार्म और समुदाय हैं वहां इजराइल उनकी रक्षा करेगा। मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर की घटना में भी यही हुआ, जब गाजा से सेना हटा ली गई क्योंकि वहां कोई समुदाय या फार्म नहीं था। और यहां भी वही हो रहा है, जहां फार्म है वहां सेना उन इलाकों की रक्षा करने में मदद कर रही है। इससे पहले वहां जिहादी कब्जा हो गया था। इस फार्म के चारों ओर अरबों की झुग्गी झोपड़ियां हैं। सचमुच झुग्गी झोपड़ियां। मुझे समझ नहीं आता लोग इनमें कैसे रहते हैं। ये सब बेकार चीजें हैं। यहाँ परिवार टिन की झोपड़ियों में रहते हैं।
और ये पागलपन है। ये अरब जिहादी जो यहाँ जमीन लेने के लिए आए हैं, ये आसपास के अरब गांवों से आते हैं और इन झुग्गी झोपड़ियों में आकर जमीन पर दावा करने की कोशिश करते हैं। ये कानूनी मामला है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया है कि ये अवैध हैं और इन्हें यहाँ से हटाया जाना चाहिए। दुनिया के यूरोपीय देश इन्हें यहाँ बनाए रखते हैं और इजराइल को धमकी या प्रतिबंध लगाते हैं ताकि वो इन बस्तियों को नष्ट न करे। तो यहाँ जमीन पर इन खेतों के कारण वे वास्तव में फर्क ला रहे हैं, क्योंकि वे उस जमीन को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि कई पश्चिमी लोग मध्य पूर्वी संस्कृति नहीं समझते, क्योंकि हमारे देश और इजराइल प्रथम विश्व देश हैं। लेकिन जब आप अरब गांव में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी तीसरी दुनिया के देश में आ गए हों। हर बार जब मैं किसी अरब गांव में जाता हूं तो मैं सोचता हूं, यार मैं कहाँ आ गया हूं, यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जो बात वे समझते हैं वो ये है कि जो जमीन का उपयोग करता है वही उसका मालिक होता है। जो उसकी खेती करता है वही वहां होता है। और इसलिए इन खेतों का होना, खेतों में निगरानी के लिए लोग तैनात होना, इलाके की निगरानी करना, इससे आतंकवाद में काफी कमी आई है। जूडिया और सामरिया में आतंकवाद कम हुआ है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि इतिहास में यह कब इतना कम था। और ये किसान जमीन पर यह बदलाव ला रहे हैं। एक छोटी सी कहानी। मैं बफर जोन में खेत लगाने में मदद कर रहा था, जो बीच में है जॉर्डन और इजराइल। हम जॉर्डन नदी के किनारे बाड़ लगा रहे थे। इस आदमी के पास जॉर्डन नदी के किनारे 14 किलोमीटर जमीन है जिस पर वह मवेशी पाल रहा है, और वे इन किसानों को वहां पर रख रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, ताकि वे उस इलाके की निगरानी कर सकें। खैर, उसने मुझे इस 14 किलोमीटर के हिस्से में दिखाया कि वहां 27 जगहें हैं जहां जॉर्डन के बुलडोजरों ने मिट्टी को जॉर्डन नदी में धकेला था। वो सेना से पूछता है, ये 14 किलोमीटर में 27 जगह क्यों हैं? जॉर्डन ने हाल ही में अपनी सीमा पर नई बार बनाई। वो पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? ये जगह क्यों हैं जहां साफ दिख रहा है कि बुलडोजर से मिट्टी जॉर्डन नदी में धकेली गई है? सेना ने इसे एक दुर्घटना बताया। उसने कहा, रुको, ये दुर्घटना नहीं है। 14 किलोमीटर में 27 बार ऐसा हुआ। लगता है वे जमीन पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। और यही वो चीज है जो ये फार्म्स करते हैं ये लोग जमीन पे। जो इन इलाकों में खेती कर रहे हैं। वे खेती कर रहे हैं, लेकिन वे निगरानी भी कर रहे हैं। और वे हर दिन वहां रहते हैं और बदलाव देख रहे हैं। वे बदलाव देख रहे हैं, वे बदलावों को नोटिस कर रहे हैं। वे उन चीजों को नोटिस कर रहे हैं जो बदल रही हैं। और बजरत हशैम, भगवान की मदद से, वे एक 7 अक्टूबर जैसी घटना को होने से रोक पाएंगे। क्योंकि असल में वही तैयारी है। 27 क्रॉसिंग और एक किला। ये सिर्फ 14 किलोमीटर का हिस्सा है। मुझे नहीं पता बाकी नदी कैसी दिखती है, लेकिन अगर उन 14 किलोमीटर में 27 क्रॉसिंग है तो बाकी नदी में कितनी होंगी? और जॉर्डन से आने वाली क्रॉसिंग कैसी दिखती है? जैसे कि वो इजराइल की सबसे लंबी सीमा है और असल में पूरे क्षेत्र में इजराइल की सबसे असुरक्षित सीमा है। और इसलिए वहां खड़ा वह किसान यह देखकर उन्हें प्रतिक्रिया करने और ऐसे हालात के लिए तैयारी करने में मदद करता है। आप कैसे जवाब देंगे, चाहे आप एक किसान के रूप में हो या इजराइल के लोगों में से एक के रूप में, उन लोगों को जो दावा करते हैं कि इजराइल इस क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है? मने या ना माने, दुर्भाग्य से कुछ इजरायली भी ऐसा सोचते हैं। यूरोपीय संघ भी इस क्षेत्र में अवैध निर्माण कर योगदान दे रहा है, जैसा आप अन्य जगहों पर देख सकते हैं जो इसे अवैध कब्जा कहते हैं। आप क्या जवाब देंगे? हाँ, मुझे लगता है ये दिलचस्प है, क्योंकि 1909 में तेल अवीव की स्थापना पर उसे अवैध बस्ती कहा गया था। आज ज्यादातर लोग उस बयान पर हंसेंगे। 1909 में जब ब्रिटिश आए नहीं थे या आने वाले थे, तब इसे अवैध माना गया। ब्रिटिश अखबारों ने लिखा था कि तेल अवीव की स्थापना एक अवैध बस्ती के रूप में हुई थी। आज वही केंद्र यरूशलेम या तेल अवीव है। दोनों इजराइल में यहूदी जीवन के केंद्र बनने की प्रतिस्पर्धा में हैं। मुझे लगता है हम भी यही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अंत में बात आस्था पर आती है। मैं बाइबल और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि यही वह भूमि है। हम राजनीति की भी चर्चा कर सकते हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि इजराइल को अधिकार है या नहीं है, और ऐसी बहुत सी बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल के यहाँ होने का बहुत अच्छा तर्क है, और ये कोई अवैध कब्जा नहीं है। मुझे लगता है कि अंत में मेरी आस्था ही सबसे अहम है, क्योंकि ये बाइबल है और परमेश्वर ने कहा है। इसी पर बात खत्म होती है। माफ कीजिए, इसमें कोई, आप जानते हैं, ये बात यही खत्म हो जाती है। यही मामला है। क्योंकि अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊं तो ठीक है, क्या होगा जब संयुक्त राष्ट्र ऐसा कानून पास कर दे कि ये वास्तव में अवैध है? अभी ये बहस का विषय है, ये अस्पष्ट है, हो भी सकता है और नहीं भी। आप जानते हैं, आप एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। आप जानते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 242 हो, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में पास किए गए सभी अलग अलग कानून और नियम हैं, ये सब अस्पष्ट है। ये एक तरफ भी जा सकता है या दूसरी तरफ भी।
लेकिन आखिरकार मुझे लगता है कि ये सब परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है जो घटित हो रहा है। और मुझे लगता है कि यही हम यहूदिया और सामरिया में देख रहे हैं, यही हम अभी इजराइल में देख रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद जबरदस्त जागृति आई है। लोग आस्था की ओर लौट रहे हैं और समझ रहे हैं कि यही परमेश्वर का वचन है, हमें इसी ओर बढ़ना है, ये हमारी भूमि है। और मुझे लगता है कि हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो वापस आ रहे हैं, एक विजय, भूमि पर लौटना, ताकि इजराइल की भूमि पर शासन और राज्य कर सकें। और वास्तव में मुझे लगता है कि हम इसे दूसरी ओर भी देख रहे हैं। अरब लोग भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। अरब लोग जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अरब लोग जा रहे हैं और वे कह रहे हैं, ठीक है, हम समर्पण करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। मंदिर पर्वत पे क्या हो रहा है? अब अरब लोग वहां उतना नहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट देखी थी। ऐसी चीजें पूरे यहूदा सामरिया में हो रही हैं जिससे इजराइल और अरब पड़ोसियों की सोच बदल रही है। ऐसे कई झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके और जगहें थीं जहां वे आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे अपना सामान समेट कर वहां से चले गए हैं और अब वहां नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ये देख रहे हैं, हम इसे उस स्पेक्ट्रम के दोनों ओर देख रहे हैं। तो मेरा जवाब उन्हें यही है कि ये हो रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी नहीं है, भगवान की कहानी है और हो रही है। अमेरिकी क्रांति के भी विरोधी थे, हर क्रांति के विरोधी हमेशा रहे हैं और हैं। आज इजराइल में क्रांति हो रही है, वो अपना वतन वापस ले रहा है और नई पीढ़ी उभर रही है। मुझे विश्वास है यही इजराइल की क्रांति है। अविश्वसनीय। अच्छा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं, इतनी सारी उम्मीदों के बावजूद अगर आप यहां से आगे सड़क पर जाएं, तो अभी भी अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं जिन्हें यूरोपीय संघ द्वारा समर्थन और वित्त पोषण मिलता है। इजराइल आस्था के अलावा और क्या व्यवहारिक कदम उठा सकता है ताकि अवैध निर्माण, जिसका उद्देश्य स्पष्ट है, रोका जा सके? मुझे पता है कि इसकी संख्या कम हुई है, पर इसे पूरी तरह कैसे रोका जा सकता है? कई देशों ने तथाकथित फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने के लिए इसे अपनाया है। यही उनका लक्ष्य है। इसीलिए वे यहाँ और मृत सागर के बीच के इन सभी रणनीतिक इलाकों तथा कई दूसरी जगहों जैसे दक्षिणी हेब्रोन पहाड़ियों, शोमरोन और सामरिया पर कब्जा कर रहे हैं। इजराइल को व्यावहारिक रूप से इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, और मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर के बाद जो हुआ उसने यही किया। मेरा मतलब है, मैंने 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली नीति में एक बड़ा बदलाव देखा है, असल में राजनीतिक रूप से। मेरा मतलब है 7 अक्टूबर से पहले ये सारी फार्म्स, इनमें से किसी भी फार्म को उन इलाकों में स्थापित करने की इजाजत नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं रहा था। इसमें बदलाव आया है, भले ही ये पूरी तरह से कानूनी था। ऑस्लो समझौतों के अनुसार फार्म लगाना गैर कानूनी नहीं है, मैंने ये पढ़ा है। ऑस्लो समझौतों के अनुसार इजराइल और आईडीएफ को एरिया सी में बसने का अधिकार है, यही शब्दावली है। इजराइल को एरिया सी में क्या होगा ये तय करने का अधिकार है, इसलिए ये इलाके कानूनी रूप से स्थापित हैं। मुझे लगता है यही मोर्चा है, और मुझे ये भी विश्वास है कि जब आपके पास एक मजबूत राष्ट्र होता है तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं। लोग एक मजबूत राष्ट्र के साथ एकजुट होते हैं। अब्राहम समझौते क्यों हुए? वे क्यों साइन किए गए? क्योंकि इजराइल के आसपास के इन देशों ने इजराइल को एक ताकत के रूप में देखा। वे इजराइल को एक उभरते हुए साम्राज्य के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि वही ताकत लोगों में ये भावना पैदा करती है कि हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आप जानते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे अभी कितने लोग अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनका अमेरिका के साथ कोई ना कोई गठबंधन हो। बहुत लोग, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, और मुझे लगता है कि इजराइल इजराइल मध्य पूर्व में वो महाशक्ति बनता जा रहा है। और उसके आसपास के देश, जितना ज़्यादा इजराइल मजबूत होता है, जितना ज़्यादा इजराइल वास्तव में दृढ़ता से खड़ा होता है और इन जिहादियों के खिलाफ डटकर खड़ा होता है जो कब्जा करना चाहते हैं, तो आसपास के देश उसका समर्थन करेंगे। वे उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। यूरोपीय देश भी उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। अमेरिका, पूरी दुनिया में वे सब उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। और हम ये अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी देख रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इजराइल में निवेश कर रही हैं। भले ही इजराइल के खिलाफ इतनी सारी प्रोपेगेंडा चल रही है, फिर भी वे कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम देख रहे हैं कि इजराइल में कुछ हो रहा है, हम उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये एक पहलू है जो हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये सारी प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, जिसमें इजराइल को किसी दैत्य या पागल देश की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन जो लोग सच में ध्यान दे रहे हैं, वे फर्क जानते हैं और वे फर्क देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हम वहीं जा रहे हैं, और अब इजराइल को दृढ़ता दिखानी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल के आगामी चुनावों में क्या होता है और इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार इससे लड़ने का तरीका यही है कि आप इसके सामने खड़े हों और कहें, नहीं, यही हमारी पहचान है और यही हमारा देश है। आप जानते हैं, अमेरिका अमेरिका इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने फ्रेंच मूल अमेरिकियों, अंग्रेज या जो भी वहां थे, उनके सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वे महाशक्ति कैसे बने?
उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारा देश है, यही हमारी पहचान है। और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। और मुझे लगता है कि यही बात इजराइल के लिए भी है। इजराइल को अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। उन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। उन्हें दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ना होगा। मुझे लगता है इसी से वे मध्य पूर्व में महाशक्ति बनेंगे। हाँ, मैं विषय बदलना चाहता हूँ। आज यहाँ इस फार्म पर आप जो काम कर रहे हैं और यहाँ जो निर्माण कार्य हमने होते देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ और आज यहूदा और सामरिया में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी। आप हार ब्राखा में रहते हैं, लेकिन यहूदा और सामरिया भर में अलग-अलग अहम कामों के लिए लगातार इधर-उधर जाते रहते हैं। अभी जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, हमारे पास ज़ाइन ऑप्स नाम का ग्रुप है, जो यहाँ हार्डकोर प्रोग्राम चलाता है। 18 से 30 साल के युवा 1 महीने के लिए आते हैं और हम सुबह से शाम तक हार्डकोर प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम लोग खेतों में जा रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं और जो भी ज़रूरत है वो कर रहे हैं। आप जानते हैं, एक फार्म में हो सकता है बाड़ लगाना हो। अभी हम बहुत बाड़ लगा रहे हैं। मुझे लगता है इन किसानों के पास मवेशी हैं। हम मवेशियों के लिए बाड़ लगा रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट में भूसे की गांठों से बना घर बना रहे हैं ताकि फार्म में मदद करने वालों को रहने की सुविधा मिले। ये फार्म और प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। हम अंगूर के बाग लगाते हैं और ऐसा बहुत काम करते हैं, लेकिन ये कठिन है, जैसा आपने पहले कहा था। बाहर 90 डिग्री तापमान में टीम इस घर के लिए भूसे की गांठों वाला ढांचा बना रही है। हम बाड़ लगा रहे हैं। आप जानते हैं, ज्यादातर गड्ढे ड्रिल करके बनाने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ चट्टान है, हम आ रहे हैं, हम गड्ढा बना रहे हैं, चट्टान में गड्ढा बना रहे हैं, उन जगहों पर डाल रहे हैं। लेकिन असल में ये दुनिया भर के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं, जिनमें आस्था है, जो आना चाहते हैं और इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वे इसे होते हुए देख रहे हैं और वे यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ना चाहते हैं। तो हम एक नई फार्म पे हैं, हफ्ते में 2-3 फार्मों पे जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर अगले फार्म पे अगले प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं। हाँ, यही कहानी है। हम साल में करीब 9 ट्रिप्स लाते हैं और हमारे पास अलग-अलग ट्रिप्स होती हैं। ये ट्रिप बहुत हार्डकोर है। लोग सच में बहुत मजबूत हैं। जैसे ये लोग शानदार टीम है। और फिर हमारे पास दूसरी ट्रिप्स भी होती हैं जो थोड़ी अलग होती हैं, आप जानते हैं। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता है ना। कुछ लोग आकर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक नहीं। हमारी कुछ और ट्रिप्स भी हैं जिनमें लोग जुड़ते हैं और ये आपके पिछले सवाल से जुड़ा है। मुझे लगता है हमारे लिए दूसरी सबसे जरूरी बात है कि दूसरे देशों से आने वाले लोगों के बीच नैरेटिव कैसे बदलना है। लोगों को जमीन पर आकर इसका हिस्सा बनना और देखना पड़ेगा। और जब आप जमीन पर खड़े होते हैं, जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं और जब आप इसका हिस्सा बनते हैं, तो कुछ ऐसा है जो आपको इससे जोड़ता है। और इसलिए हमारा एक लक्ष्य यही है कि हम हर साल 3 से 500 वॉलंटियर्स यहाँ लाएं, ताकि वे यहाँ आकर जमीन पर जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ सकें। हमारा मिशन जोड़ना है। हमारे पास टूर और कुछ मिश्रित तरह के कार्यक्रम भी हैं। वॉलंटियर टूर में लोग साथ वॉलंटियरिंग और टूर करते हैं, साइट से जुड़ते हैं। जूडिया और सामरिया में बाइबल का करीब 85% हिस्सा यहीं लिखा गया या उसकी घटनाएं यहीं घटी। हम उन्हीं साइट से जुड़ते हैं। जहां भी काम करते हैं, वहां एक कहानी है। हम यहीं हैं। यही वो इलाका है जहां राजा डेविड अपने बेटे अब्सलोम से भागते हैं, ठीक उन्हीं पहाड़ों की ओर जहां हम अभी सचमुच काम कर रहे हैं। तो हमेशा बाइबल की कहानी से, जिस प्रोजेक्ट पर हम हैं, उसका एक जुड़ाव रहता है। सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि भविष्यवक्ताओं से भी। आप जानते हैं, वे यहूदी लोगों की वापसी के बारे में बात करते हैं। और यही मेरी असली चाहत है कि लोगों को भविष्यवक्ताओं से जोड़ूं। आज जो कुछ हो रहा है उससे जोड़ूं। क्योंकि बहुत से लोगों ने आस्था को ऐसा बना दिया है जैसे वो बादलों में कोई चीज हो, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह असली है। यह आज हो रहा है। इसमें लिखा है कि यहूदी लोग अपनी जमीन पर लौटेंगे, वे अपनी जमीन में पौधे लगाएंगे और फिर कभी अपनी जमीन से उखाड़े नहीं जाएंगे। यह आमोस से है। इसमें पहाड़ों पर अंगूर के बागों के लौटने की बात की गई है। इसमें पहाड़ों पर मवेशियों के लौटने की भी बात की गई है। इसलिए मेरी चाहत है कि लोगों को जमीनी हकीकत से जोड़ूं, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो और वे कहें, वाह, बाइबल सच है। ये सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि आप जानते हैं, जो भी हो, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। नहीं, ये सच में असली है। ये सच में एक ठोस जुड़ाव है जिससे आप बाइबल को आज जो कुछ असल में हो रहा है उससे जोड़ सकते हैं। मैं इसी पे टिके रहना चाहता हूँ। तथाकथित वोक राइट और नकली दक्षिणपंथी टकर कार्लसन वगैरह इस देश में ईसाइयों और यहूदियों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ईसाइयों और यहूदियों के बीच की वास्तविकताओं और संबंधों के बारे में बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, वे लोग दावा करेंगे कि ये टकर कार्लसन जैसे लोग कहेंगे कि इस देश में ईसाई एक सताए गए अल्पसंख्यक हैं। असलियत क्या है? आज इजराइल में यहूदी और ईसाई संबंध कैसे हैं? मुझे लगता है पिछले 30 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। 30 साल पहले हमारे पास प्रोटेस्टेंट, ईसाई, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट थे। मुझे नहीं पता आप ईसाई धर्म के बारे में कितना जानते हैं, पर संप्रदाय अलग-अलग होते हैं। बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट आपस में बात नहीं करते थे। करीब 20 साल पहले
ईसाई या प्रोटेस्टेंट और मेथडिस्ट में भी दूरी थी। अब सोशल मीडिया के दौर में ये सीमाएं लगभग खत्म हो गई हैं। अब कोई संप्रदाय नहीं बचा। ज्यादातर मामलों में अब कोई असली फर्क नहीं रह गया है। दुनिया भर में अगर आप ईसाई हैं तो बस ईसाई हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत गहराई से बैठा हुआ है। ज्यादातर ईसाइयों को तो यह भी नहीं पता होता कि वे शुरुआत में क्या मानते हैं। यही है बाइबल ना पढ़ना और परमेश्वर के वचन से जुड़ाव की कमी। अगर आप ईसाई हैं तो बस ईसाई हैं, जो भी हो। ज्यादातर लोगों को ये हकीकत भी नहीं पता कि बेथलेहम में टकर जिन अरब ईसाइयों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने 1948 में यहूदी बस्तियों गूश एत्जियोन के नरसंहार में हिस्सा लिया था, जब इजराइल राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई हो रही थी। उन यहूदी बसने वालों का नरसंहार कर दिया गया था। ये 7 अक्टूबर 1948 को गूश एत्जियोन में हुआ था। वे ईसाई जिनसे वो इंटरव्यू ले रहे हैं उसी नरसंहार का हिस्सा थे। फिर भी दुनिया इन्हें ऐसे सुन रही है जैसे इजराइल में क्या हो रहा है इस पर इन्हीं का अधिकार हो। फिर भी उनकी विचारधारा गाजा से हमास जैसी है। तेहरान ने कई आतंकवादी हमले किए हैं। वो सामरिया से एक ईसाई था जो आया था, आप जानते हैं। और तो इन लोगों के पास यही विचारधारा है। ये वही तरह की विचारधारा है जैसी मुसलमानों की है। अक्सर हम इसे मुसलमानों पर डाल देते हैं, लेकिन इतिहास में हमारे पास ऐसी ईसाई विचारधारा भी रही है जिसने यहूदियों की हत्या की है। मेरा मतलब है ये बस एक हकीकत है। मेरा मतलब है क्रूसेडर्स, इंक्विजिशंस। आप जानते हैं, आप इतिहास के किसी भी समय की सूची देख सकते हैं, लेकिन ये सब हुआ है और ये लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, मुझे लगता है दोनों में फर्क है। इसका कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट से संबंध नहीं है। ये सीमाएं अप्रासंगिक नहीं रही। जो प्रासंगिक है वो ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य, भौतिक और स्पर्शनीय है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये सब आध्यात्मिक है। यही दोनों के बीच अंतर है। ये लोग अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। इजराइल अब नहीं रहा, उसे हटा दिया गया है। अब हम चुने गए लोग हैं। यही रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का विचार है। मेरा तर्क है कि ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैं लोगों को उन भौतिक भविष्यवाणियों से जोड़ने के लिए इतना उत्साहित हूं, क्योंकि वे दिखाती हैं कि परमेश्वर का वचन आज भी सत्य है और आज भी पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं उसे देख सकता हूं, छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं और उसका हिस्सा बन सकता हूं। जब उसमें उस दिन की बात होती है तो हमने यहीं सड़क से थोड़ा आगे अकोर घाटी में एक प्रोजेक्ट किया था। यशायाह सचमुच कहता है कि गाय फिर से अकोर घाटी में लौटेंगी जो इसी पहाड़ी के पार है। बिल्कुल। जैसे मैं वहां खड़ा होकर अकोर घाटी में गायों को देख रहा हूं और मैं एक बाड़ बना रहा हूं, और मैं सोचता हूं ये तो साफ है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। यह भौतिक है। यह स्पष्ट है कि इसमें आध्यात्मिकता है, लेकिन यह भौतिक रूप से जमीन पर हो रहा है। मुझे लगता है यही फर्क है और यही हम देख रहे हैं। ये युद्ध अभी आखिरकार उसी बुनियादी सवाल पर अटकता है कि बाइबल सच है या नहीं। क्या यह एक भौतिक वास्तविकता है? क्या यह सच है, या फिर क्या यह बादलों में कोई आध्यात्मिक चीज है? लेकिन मेरी नजर में यह जमीन पर घट रही एक भौतिक वास्तविकता है जो आज अभी हो रही है। मैं यही बात सबके सामने रखूंगा। वे कहते हैं, देखो, मैं इसे देखता, छूता और महसूस करता हूं। आप इससे कैसे बहस कर सकते हैं? यह वास्तविकता है। वे एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन जमीनी हकीकत में मैं यही कह रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश आंकड़ों के अनुसार इसने अगली पीढ़ी के ईसाइयों को प्रभावित किया है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इवेंजेलिकल ईसाई समुदाय में भी। मैं जानता हूं कई लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं और टकर कार्लसन, कैंडेस ओवंस जैसी लोगों की कहानी मान रहे हैं। और मैं खुद भी इसके बारे में बहुत चिंतित हूं। मैं देखता हूं कि इसमें सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि क्योंकि हमारे पास हमारे ईसाई समुदाय में शिक्षा की कमी हो गई है, इस वजह से सब कुछ धुंधला हो गया है। और जैसे ही कोई चीज अनिश्चित हो जाती है, अगर कोई किसी चीज को लेकर असमंजस में आ जाता है और माहौल थोड़ा भी विरोधी हो जाता है, तो लोग बातचीत से पीछे हट जाते हैं। आप जानते हैं, ये असहज हो जाता है। अगर बातचीत असहज हो जाती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। यही असली समस्या है जिसका हम अमेरिका में सामना कर रहे हैं। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, इसलिए वे सवाल से बच रहे हैं। शायद कुछ बातें सच हो। मुझे लगता है यही असली मुद्दा है। इससे कैसे निपटे? मुझे लगता है कि भविष्य में हम एक ऐसा समय देखेंगे जब प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी हम एआई के युग में हैं। हम बॉट्स के युग में हैं। हम ऐसे दौर में हैं कि कौन जाने, क्या टकर कार्लसन के सच में 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं? क्या वो सच में उतने प्रभावशाली हैं जितना हम सोचते हैं? शायद, शायद नहीं। हमें सच में पता नहीं है। क्या जिसने भी वो बात कही उसने सच में ऐसा कहा था या नहीं? आप जानते हैं, एआई, इन वीडियो और बाकी सारी चीजों की वजह से जो सामने आ रही हैं, मेरी सोच है कि बहुत जल्दी हम सबको एक चीज का सामना करना पड़ेगा। लोग असलीपन चाहेंगे,
आमने सामने की बातचीत, असली लोगों से जुड़ाव। मेरा मानना है यही संचार का भविष्य है। ये इंटरनेट से हटेगा। मेरी यही भविष्यवाणी है। आगे यही होगा। और मुझे लगता है कि इससे लड़ने का तरीका यही है कि हमें आमने सामने मिलना होगा और लोगों से सीधे जुड़ना होगा, क्योंकि आखिरकार लोग समझने लगेंगे कि वे इस पर भरोसा नहीं कर सकते, वे इंटरनेट पर भरोसा नहीं कर सकते। वे बाहर मौजूद चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुला है और सच झूठ पता करना मुश्किल है। आप जानते हैं, और जितना मैंने सुना है, मैं तकनीकी दुनिया में ज्यादा नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने समझा है, ये बॉट वाली चीज पागलपन है। जैसे ये संस्कृति को दिशा दे रही है, ये चला रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोफेशनल से सुना कि ईरान में जंग की शुरुआत में 11 दिन सब कुछ बंद होने पर 40,000 ट्विटर अकाउंट अचानक गायब हो गए थे, जो स्कॉटलैंड के अलग होने या जो भी था उसके लिए प्रचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो स्कॉटलैंड के अलग होने या इंग्लैंड जो भी हो के यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए थे। वे बता रहे थे कि इंग्लैंड में एक चीज को निशाना बनाया जा रहा था और ये ईरान से हो रहा था। मतलब वे इन अरब देशों से, रूस से, चीन से या कहीं से भी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। वे इन बॉट्स और पूरे सिस्टम के जरिए इसे प्रभावित कर रहे हैं। तो एक तरफ ये डरावना है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि लोग आखिरकार इस बात को समझने लगेंगे और कहेंगे, रुको, ये शायद सच ना हो। अब इससे सवाल खत्म नहीं होता। जो जरूरी है वो ये कि जब लोग इसे समझने लगे तो हमें वहां होना चाहिए उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और मुझे लगता है हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमें एक विश्वसनीय स्रोत बनना होगा जो कह सके, नहीं, यही सच है और यही सही रास्ता है। मुझे लगता है कि हमारे चैनल समेत ये नैरेटिव पुरानी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है और इसके जरिए युवा पीढ़ी को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है अमेरिका और पश्चिमी देश आगे कठिन दौर में जा रहे हैं। इजराइल के लिए वो कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक सर्पिल है। ये सर्पिल में चलता है। 70 के दशक में, जैसे मैं एरियल शेरोन के बारे में बात कर रहा था, बीबी की किताब ने भी इसके बारे में बात की है। मैंने पढ़ा कि 70-80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण समय कठिन था। मुझे लगता है ये सर्पिल की तरह चलता है। सवाल ये है कि ये सर्पिल कितनी दूर तक जाएगा इससे पहले कि वो वापस आए। आप जानते हैं, हालात दोबारा बेहतर होने से पहले हम कहां तक पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा काम यही है कि हम वहां रहें और कोशिश करें कि हालात को इतना दूर न जाने दें। आप जानते हैं, उसे वापस लाएं। हमारे पास लगभग समय खत्म हो गया है। नैट, मैं सच में आपकी सराहना करता हूं कि आपने अपना समय निकाला, जबकि आप अभी एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, इसी फार्म पर एक घर बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूरी आज़ादी देना चाहता हूं कि आप जो चाहें कहें। आपका संदेश क्या है? जो भी अभी इसे देख रहा है, आप उसके लिए कौन-सा संदेश देना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि वो आपसे क्या संदेश लेकर जाए? वाह! आप जानते हैं, मेरा संदेश ये है, जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा साझा किया था, लेकिन वास्तव में इज़राइल दुनिया में एक उभरता हुआ साम्राज्य है। सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। मुझे लगता है कि अभी वे दुनिया की 5 सबसे मजबूत सेनाओं में गिने जाते हैं। यह दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। इज़राइल में इतनी सारी चीजें हो रही है कि मैं देख सकता हूं कि ये बढ़ रहा है। इसे जोर मिल रहा है और यह आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर आप विजेता टीम में शामिल होना चाहते हैं और भगवान के काम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कहानी का अंत पता है। हमें पता है कि इज़राइल जीतता है। आगे मुश्किल समय आ सकता है और भविष्यवक्ताओं के अनुसार इसमें शामिल न होने वाले लोग मुश्किल में पड़ते हैं। विजेता टीम में शामिल हों, इतिहास के सही पक्ष पर रहें और किसी भी तरह इज़राइल व यहूदी लोगों के साथ जुड़ें। आइए सेवा करें, आशीर्वाद दें और अपने क्षेत्र में आप जहां भी हों, यहूदी समुदायों को मजबूत बनाएं। तो यही मेरी दुनिया के लिए चुनौती है जो इसे देख रहे हैं। अगर आप यहूदी हैं तो घर लौट आइए, इज़राइल की भूमि में वापस आइए। मुझे नहीं पता कि आप इज़राइल की भूमि के बाहर क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब वापस आने का समय है, फिर से बसने का समय है। और मेरा मानना है कि जब यहूदी लोग अपनी भूमि में वापस आ जाएंगे, तभी वे दुनिया के सामने परमेश्वर का वचन घोषित करेंगे। ये एक शानदार संदेश है और हम इसी पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नाओर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ जो भी पवित्र कार्य कर रहे हैं, इज़राइल की भूमि को विकसित कर रहे हैं और इज़राइल राज्य और यहूदी लोगों के भविष्य के लिए जो भी योगदान दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, धन्यवाद जोश, मुझे शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जुडिकेशन का खास संस्करण रहा। इस हफ्ते हमने शो स्टूडियो से बाहर जाकर किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही खास धन्यवाद तामिर प्लेट्समैन को। वो हमारे असाधारण फोटोग्राफर हैं जब हम बाहर शूट कर रहे हैं। मैं जेएनएस स्टूडियो की टीम, प्रोड्यूसर बारबरा कामेनो, यूरी स्वेरेत्स्की, स्टेशन मैनेजर जैक सिकरमैन, रयान लिफशिट्स और अन्य संपादकों का धन्यवाद करता हूँ। सुपर थैंक्स दें और सब्सक्राइब करें।
इसराइल और मध्य पूर्व की ताज़ा खबरों के लिए jns.org देखें। यहूदी जगत की खबरों के लिए अगले हफ्ते जुडिया केशन पर मिलेंगे। JNS TV पर।